आप सबका स्वागत है हमारे शो वड़ा पाव मंडे में, जहां हम करते हैं दुनिया भर की चुगलियां। वही वेस्ट बंगाल में ना झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब पहले बीजेपी वर्सेस ममता दीदी की टीएमसी चल रही थी, वो खत्म हुआ नहीं कि टीएमसी ने और एक पंगा ले लिया इलेक्शन कमीशन के साथ। अब हो गए टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन। बीजेपी और टीएमसी का हुआ था एसआरआई को लेकर, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। मतलब बीजेपी और टीएमसी का इसी के ऊपर हुआ, और अभी इलेक्शन कमीशन और टीएमसी का भी इसी के ऊपर ही चल रहा है। इलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल, गुजरात और भी कई जगहों पे ये एसआईआर करा रही है। इसकी करने की वजह है कि वोटर आईडी को अच्छे से रिवाइज किया जाए, और जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो भी उसमें चेक किए जाए। और इसी एसआईआर की वजह से जो इलीगल बांग्लादेशी है भारत में बैठे हुए हैं, और ये सबसे बड़ा जो वोट बैंक है टीएमसी का, वो इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। और इस इशू को टैकल करने के लिए टीएमसी ने एक 10 एमपीज का डेलीगेशन बना के लोकसभा में भेजा है। और इस डेलीगेशन का कहना है कि हम इस प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस कैसे कंडक्ट की जा रही है इसके अगेंस्ट है। क्योंकि ये प्रोसेस जिस तरह से कंडक्ट की जा रही है, इसकी वजह से 40 बीएलओ लोगों की डेथ हो चुकी है, ऐसा कहना है डेलीगेशन का। First handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process. इलेक्शन कमीशन ने इसको रिप्लाई देते हुए कहा है कि टीएमसी हमारे काम में दखलंदाजी न करे, क्योंकि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो संविधान के हिसाब से चल रही है। और बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर की डेथ अगर वेस्ट बंगाल में सीमित होती तो समझ जाते, पर ये जो डेथ हो रही है उनकी, वो वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात में भी यही हो रहा है। क्योंकि गुजरात में अभी तक 5 बीएलओ की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। सोर्सेस के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जो बीएलओ है उनके ऊपर से बहुत सारा इंटेंस वर्क प्रेशर दिया जा रहा है। सिंपल भाषा में समझे तो बीएलओ है वही टीचर्स है, मतलब उनको टीचिंग करने के बाद भी ये बीएलओ का काम करना पड़ता है। और इतना सारा वर्क प्रेशर हेल्थ को जरूर खराब करता है। मतलब मुझे गवर्नमेंट पे इतनी हंसी आती है कि एक तरफ वो इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे इतना सारा प्रेशर डालती है, और दूसरी तरफ जो कोड ऑफ कंडक्ट के लेबर लॉज लाती है। The new labor codes. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी नए 4 लेबर कोड लाए, जैसे कि है कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इसमें एम्प्लॉयज को फिक्स मिनिमम वेजेस मिलेंगे, मतलब इसके नीचे कोई भी अंडर पे नहीं कर सकता। वुमेन्स को इक्वल पे मिलेगा। I identify as a feminist. If you और अच्छी बात यह है कि महिला अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती है, और जो रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स थे वुमेन्स के लिए अब वो भी खोल दिए, और वुमेन्स अब वहाँ पे भी काम कर सकती है। और बुरी बात यह है कि इन हैंड सैलरी अब कम आएगी, मतलब पीएफ में ज्यादा पैसा जाएगा। अगर एक तरह से बोले तो मिडिल क्लास की वापस से मारी गई है। और मारी गई इसकी वजह से याद आया कि इमरान खान की भी जेल में मारी गई थी, ऐसा कहना है पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का, मेरा नहीं। सफेद कपड़ा ओ पर सीरियस बात यह है कि इमरान खान के बेटे का कहना है कि इमरान खान जेल में जिंदा है कि नहीं वही नहीं पता, क्योंकि उनको जेल में उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान को 2023 में पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया था, और तभी से वो जेल में ही है। और इमरान खान के पार्टी लीडर्स का कहना है कि कुछ हफ्तों से जेल में जाने के बावजूद भी इमरान खान से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, और इसी वजह से इमरान खान के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया जेल के बाहर, और कुछ डेलीगेशन भी भेजी जेल के अंदर की इमरान खान को मिलने दिया जाए, और जेल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं इमरान खान के लिए बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो वो स्टार्टिंग में पाकिस्तान के पीएम बने थे तो थोड़ी सी होप थी इंडिया के लिए, मतलब पाकिस्तान के लिए होप थी, इंडिया के लिए वहां से कभी होप थी नहीं कि ये इमरान खान आएगा कुछ बदलाव लाएगा, क्योंकि ये यूएसए ये आर्मी का पपेट नहीं था शायद से, तो वो चाहता था कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के ट्रेड हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और फिर वही हुआ, पाकिस्तान की फितरत, पुलवामा में अटैक हुआ। फिर जब थोड़ी सी होप आई थी पाकिस्तान की लीडर्स की तरफ से, वो ऊपर से मिट्टी में चली गई। मतलब इज्जत इतनी दिन थी जब इतनी हो गई। यहाँ पे तो पीस डील साइन नहीं हुई, और मेरे हिसाब से यूक्रेन और रशिया में पीस डील साइन की जा सकती है, ऐसा कहना है ट्रम्प का। यूक्रेन रशिया वॉर 2022 में स्टार्ट हुई थी, मतलब अभी उसको 3 से ज्यादा साल हो गए ये वॉर चालू हुई है। ट्रम्प इतना डेस्परेट है कि वो नोबेल प्राइज जीते, तो वो चाहता है कि ये रशिया और यूक्रेन की पीस साइन डील है वो हो जाए। ट्रम्प ने ऐसा इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी किया था। तब एक ट्वीट डाल के बोल दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का पीस मैंने करा दिया। वो अलग बात है किसी ने इसका थैंक यू नहीं बोला, उसको बुरा तो बहुत लगा होगा। आगे ठगी प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे। और ट्रम्प ने जो क्लेम किया था कि उसने पीस साइन डिलीट की, उसको किसी ने कंफर्म ही नहीं किया, ना इंडिया ने ना पाकिस्तान से। वो अलग बात, पाकिस्तान ने अगर अकेले में भी कुछ किया होगा कि पाकिस्तान की आदत है, तो वो नहीं बता सकते हम। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
और हम रिसेंटली अगर रशिया और यूक्रेन के वॉर का स्टेटस देखें तो रशिया ने बहुत सारी यूक्रेन की जमीन पे कब्जा कर लिया है और ये रिपोर्ट के हिसाब से यूक्रेन अभी इस वॉर में ज्यादा दिन तक टिक भी नहीं सकता। मतलब यूरोपियन कंट्रीज कितने दिन तक मदद करेंगी, क्योंकि अभी उनकी खुद की नैया पार नहीं हो रही। मतलब इकोनॉमी डाउन है, इलीगल इमिग्रेशन हाई है और जो इलीगल इमिग्रेंट भर चुके हैं उनके देश में पूरे, वो अब राइट या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप लोग। और यूक्रेन को एक तरह से पता है कि अगर वो गलती से भी रशिया के साथ पीस डील साइन करने टेबल पे बैठ गया तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना तो पड़ेगा। और अगर इस पीस डील को साइन करना है तो थर्ड पार्टी तो इसमें लगेगी और थर्ड पार्टी बस ट्रम्प ही बन सकता है, क्योंकि बाकी लोगों को अब ऐसा दिख रहा है कि किसी को भी इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। इफ यू टॉक इन बेसिकल सिंपल लैंग्वेज, रशिया ने जितना भी यूक्रेन की लैंड हासिल की है, मतलब कब्जा किया है उस लैंड पे, यूक्रेन को लैंड रशिया को देना ही पड़ेगी। ट्रम्प भी जानता है कि रशिया को अगर टेबल पे लाना है तो यूक्रेन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। Hello, Biden. It's Zelensky. We need 5 billion rockets. और ट्रम्प इस वॉर को इसलिए इतना जल्दी रुकवाना चाहता है कि इस वॉर के टाइम पे यूक्रेन में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, मतलब बिल्डिंग्स टूट गई है और यूक्रेन को रीबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक रॉक को दिया है। मतलब वो एक यूएस कंपनी है, कमीशन तो मिलेगा ट्रम्प को। ये ठीक है कि ट्रम्प पीस डील साइन करना चाहता है, पर ट्रम्प हमको हमेशा के लिए यूएस से बैन क्यों करना चाहता है भाई? हम मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नागरिक। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं पता? आओ बताता हूँ। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पृथ्वी 3 हिस्सों में बट गई, मतलब बटी नहीं, मतलब 2 ग्रुप में बढ़ गई। आई मीन 3 ग्रुप में। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप था जिसको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जो डेमोक्रेटिक थी और इंडस्ट्रियल थी और जिन कंट्रीज पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस था उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा गया। इन सिंपल लैंग्वेज वेस्ट, जो खुद को सोफिस्टिकेटेड समझता है। और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बनी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट वाली, मतलब यूएसएसआर और जो कि आज का रशिया है और चाइना जैसी कंट्रीज जिनमें कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। फिर आती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो इन दोनों ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, नहीं पे किसी का इन्फ्लुएंस होता है। ये देखो मैप, समझे? तो ट्रम्प बैन क्यों करना चाहता है? तो अभी यूएसए में क्या हुआ कि अफगानिस्तान का इमिग्रेंट था तो उसने यूएसए के 2 पुलिस को शूट कर दिया। तो अभी ट्रम्प का कहना है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं यूएसए में, वो ये सब करते हैं, तो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को परमानेंटली बैन कर देना चाहिए यूएसए में आने के लिए। अच्छा, मतलब स्कूल शूटिंग करने वाले भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ही हो गए, है ना? मैं तो बोलूंगा मत आने दो यूएसए में। मतलब ये फायदा इंडिया को ही होगा, क्योंकि इंडिया का टैलेंट इंडिया में रहेगा और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। अब मुझे दिल्ली वालों को देख के लगता है कि भगवान खुद इनको जीने नहीं देना चाहता। मतलब पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिल्ली वालों से नफरत करने लग गया है क्या? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो, इतनी दूर से वोल्केनिक ऐश कौन भेजता है? मतलब बताओ मुझे। मतलब मुंबई नहीं, केरला नहीं, डायरेक्ट दिल्ली। मतलब पहले से दिल्ली का AQI ज्यादा है और ऊपर से वोल्केनिक की ऐश। मतलब इनकी मुश्किलें कम थी जो ये आ गया। तेरे को अच्छा नहीं लगता है मेरा इधर आने का मेरे पास? ये क्या दिल्ली में आ गया क्या मैं? अच्छा तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।